नमस्कार दोस्तों। पंचायत में गांव का जो सबसे कमजोर आदमी हो उसको आप सरपंच चुन लीजिए। उसके बाद जो बैठकें होंगी उनमें उसका हाल देखिए। पंचायत के जितने भी दबंग परिवार दबंग लोग होंगे वो बैठकों में अपनी चलाने के लिए आमादा होंगे और उसको आंखें दिखा करके अपनी मनवा लेंगे। यही हाल संयुक्त राष्ट्र का दुनिया के दबंग देशों के बीच में है। वो उनके आगे जुबान गांठे रहता है, दुम हिलाता रहता है, घुटनों के बल रहता है। लेकिन जहां उसको लगता है कि यहां तो मेरी चल जाएगी या यहां नहीं बोलेंगे तो मेरी जिम्मेदारी जवाबदेही और मेरी भूमिका पर सवाल खड़ा होंगे, इसलिए बोलो। भारत की सरकार और भारत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आमादा दिखने लगा। भारत के तेवर आक्रामक दिखने लगे, सेना की तैयारियां दिखने लगी, प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में कमान ले ली और तमाम बैठकें वो लगातार कर रहे हैं। चाहे वो तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हो, एनएसए के साथ हो, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ हो, होम सेक्रेटरी के साथ हो, लगातार प्रधानमंत्री अपनी व्यस्तताओं के बीच समय निकाल करके बैठक कर रहे हैं। देश के लोगों को 24 घंटे के भीतर से इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि अगर आपके इलाके में बम गिरता है, सायरन बजता है, तो अपने आप को कैसे बचाएं, कहां जाकर छिपें और क्या करें। अब ये जो स्थिति है, इसने संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल जनरल सेक्रेटरी हैं, गुटेरेस साहब, उनको अचानक से नींद से जगा दिया। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हालात बिगड़ने नहीं चाहिए, दोनों देशों को संयम से काम लेना चाहिए। जब पहलगाम में हमला हुआ, आतंकियों ने हमला किया, तो आपने एक छोटा-सा संदेश संवेदना जता दी। उसके बाद आपकी भूमिका बनती थी कि पाकिस्तान से पूछें, आतंकियों के बारे में आप पता करें कि वो कहाँ से आए, किनके पाले-पोसे हैं, पूरी साजिश कहाँ की है, जिस देश की है उसकी भूमिका कैसी है, उस देश के ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी गई। आपने कुछ नहीं किया। एक लाइन का मंत्र पढ़ा, उसके बाद आप अपने काम में लग गए। तो भाई, जिस देश की जनता मारी गई, देश के नागरिक मारे गए, उस देश का अपना कर्तव्य, अपना दायित्व तो बनता ही है कि वो सामने वाले को सबक सिखाए कि आइंदा इस तरह की हिम्मत तुम ना कर। और भारत यही करने के लिए तैयार है। अब संयुक्त राष्ट्र को लगता है कि नहीं भाई, ये अलग तरह का संकट दुनिया में खड़ा हो जाएगा और मेरा चार्टर कहता है कि दुनिया में शांति और लोगों के कल्याण के लिए यह संगठन या यह संस्था बनी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में देशों के बीच में टकराव ना बढ़े, देशों की स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता बनी रहे और शांति को कोई खतरा पैदा ना हो, यह जिम्मेदारी देकर के संयुक्त राष्ट्र को खड़ा किया गया। आज की तारीख में 193 उसके सदस्य देश हैं। वो सब जगह बोलता है, लेकिन जहां उसको बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता है। इसराइल ने अक्टूबर में, अब ये नक्शा आपके सामने, ये यूरोप के सारे देश हैं और समूचे यूरोपियन देशों की कुल आबादी 9 से 10% दुनिया की बनती है। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जो कुल 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें 2 यूरोप के हैं। ये कहां से हो सकता है कि 9 से 10% आबादी को आपने 2 रिप्रेजेंटेशन दे दिया कुल 5 में परमानेंट मेंबरशिप के। और वैसे देश जो बहुत बड़े बड़े हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साढ़े 18% की आबादी दुनिया की उस महादेश में रहती है। लेकिन उस महादेश से कोई नुमाइंदा देश परमानेंट मेंबर नहीं है। हिंदुस्तान 17.5% की आबादी वाला देश है और वो परमानेंट मेंबर नहीं है। और जब कभी परमानेंट मेंबरशिप की बात हिंदुस्तान उठाता है तो चीन उसमें अड़ंगा डाल देता है। और चीन चूंकि परमानेंट मेंबर है, इसलिए उसके पास वीटो पावर है। वीटो लगा देने का मतलब है कोई भी प्रपोजल आपका पास नहीं कर सकते और किसी भी बात पर चर्चा नहीं हो सकती है। अब दुनिया भर के तमाम देशों को आप अपने साथ खड़ा कर लें, लेकिन एक परमानेंट मेंबर ने वीटो लगा दिया, बात खत्म हो गई। समूचे एशिया में चीन को अपने परमानेंट मेंबर बनाया और नेहरू जी की गलती की वजह से, लेकिन ठीक है, आज चीन परमानेंट मेंबर है, लेकिन वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन कहां से? रूस कुछ हद तक आप माने लोकतांत्रिक देश, लेकिन चीन के पास वीटो पावर है। यह जो व्यवस्था है आपकी, इसमें कोई बदलाव मत कीजिए। और बदलाव के लिए हिंदुस्तान जब भी सवाल उठाता है, G7 की बैठक हुई थी,
जापान में हिरोशिमा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक संयुक्त राष्ट्र ये साबित नहीं करता है कि उसकी भूमिका दुनिया में मानव कल्याण और शांति के लिए जरूरी है और भरोसेमंद है, तब तक उसके रहने नहीं रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और यह बात उन्होंने कही कि आतंकवाद की जो परिभाषा है, अगर वह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र नहीं मानता है, तो फिर आतंकवाद को लेकर के हर देश अपने तरीके से लड़ने के लिए मजबूर होगा। अगर संयुक्त राष्ट्र के मुकाबले G20, G7 जैसे या ब्रिक्स जैसे मंच ज्यादा सक्रिय और सक्षम हैं, तो फिर संयुक्त राष्ट्र की जरूरत ही क्या है। अब मैं लौटता हूं संयुक्त राष्ट्र जनरल सेक्रेटरी के बयान पर, जो भारत और पाकिस्तान के लिए उन्होंने दिया कि आप दोनों चुपचाप रहिए, आपस में मेल जोल कीजिए, बातचीत कीजिए, तनाव को खत्म कीजिए। कहना चाहिए आपको। इसराइल में क्यों नहीं बोला? गाजा पट्टी को इसराइल ने तबाह कर दिया। इसराइल के भीतर हमास के आतंकवादी घुसे, और घुसने के बाद अक्टूबर 2022 का मामला, 23 का मामला है। उसके बाद से जिस तरीके से इसराइल ने गाजा पट्टी को तबाह किया दुनिया के सामने, अपने देश के लोगों को सुरक्षा देने के लिए अगर एक बड़ी आबादी को खत्म करना पड़े तो खत्म कर देना चाहिए। एक आतंकवादी समूह को जमीन के भीतर ढूंढ ढूंढ करके आपको मारना पड़े, चाहे उसको जितना, उसके लिए आपको जितना भी खामियाजा उठाना पड़े या उसकी जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, आपको चुकानी चाहिए। लेकिन अपने खतरे को हर कीमत पर नेस्तनाबूद कर दीजिए। यह इसराइल की नीति है, उस नीति पर वो चल रहा है। आप बोलते क्यों नहीं है? बोलना चाहिए संयुक्त राष्ट्र को। गुटेरेस साहब की जुबान क्यों नहीं खुलती है? इसराइल को लेकर के आपने जितनी बैठकें की, उन बैठकों से हासिल क्या हुआ? और वही इसराइल अपने उत्तर में, दक्षिण में गाजा पट्टी को उसने नेस्तनाबूद कर दिया। उत्तर में ये सामने आपका मैप है, ये गोलान हाइट्स है, सीरिया के दक्षिण पश्चिम में जो गोलान हाइट्स का इलाका है, लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, दिल्ली के बराबर का। और यहां से आप देखेंगे तो लेबनान, जॉर्डन और सीरिया, इन तीनों की घाटियों पर आप नजर रख सकते हैं। जो 1967 का वॉर था, उसमें लगभग 2/3 हिस्से पर गोलान हाइट्स के इसराइल ने कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने बोला क्या? उस कब्जे को वापस सीरिया को दिलवाया क्या? और 2024 में अभी जब सीरिया में सत्ता बदल हुआ, तो बाकी जो हिस्सा था, ये कहते हुए कि मेरे लोगों की सुरक्षा के लिए और मेरे टेरिटरी में सीरिया से आतंकवादी ना घुस जाएं, इसराइल विरोधी ना घुस जाएं, इसलिए जो बफर जोन था, जो संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में था, उसको भी इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि गोलन हाइट्स का जो 1/3 हिस्सा बचा हुआ था, वह भी अब इसराइल के पास है। दिलवा दीजिए गुटेरेस साहब। हिंदुस्तान को नसीहत देने के लिए आपके पास वक्त है, आपके पास बयान है। और ये रूस, ये जितना भी आपको पिंक शेड में इलाका दिखता है, ये यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसको रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है, चाहे दोनेत्स्क का हो या फिर क्रीमिया का। क्रीमिया तो 2014 में उसने जीत लिया था। लेकिन यह जो पश्चिम में जितना हिस्सा आपको दिख रहा है, जो यूक्रेन का पूर्वी इलाका है और रूस का पश्चिमी, लुहांस्क आता है, दोनेत्स्क आता है, ये जापोरिजिया के पूरब में। और ये पूरा का पूरा इलाका आज की तारीख में रूस के कब्जे में है, और रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, और अब भी हमले जारी हैं। आपने कई बैठकें करवाई, और चूंकि रूस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर है, तो अपने लाए गए प्रस्ताव पर बार बार वो वीटो लगाता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो पाता है। ये कैसी व्यवस्था बना कर रखी गई है? जिन देशों को रोकने के लिए आपको कहा गया, उन देशों को रोक पाने में अक्षम हैं आप। और जिन देशों के ऊपर लगातार हमले होते हैं, आतंकवाद का वो खामियाजा उठाते हैं, पड़ोसी देशों के रहने के चलते वो अपने लोगों को गंवाते रहते हैं। उन देशों को, पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए अगर वो खड़ा होते हैं, तो आप कहते कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। ये नहीं चलता है। संयुक्त राष्ट्र की जो पूरी की पूरी भूमिका रही है, वो संदेह के दायरे में है, सवालों के दायरे में है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह जो पहलगाम का हमला हुआ है, यह हमला किसने किया है? ये वही लश्कर तैयबा का जो ऑफ शूट भारत में है, जिसको आप TRF कहते हैं, दैट असिस्टेंस फोर्स, यानी कि जिसका सरगना हाफिज सईद है,
उस आतंकवादी संगठन ने पहलगाम हमला किया और हाफिज सईद पाकिस्तान के भीतर आज की तारीख में घूमता फिरता है। जो ताजा तस्वीरें वो बताती हैं कि वो लाहौर में एक घनी आबादी वाले इलाके में रहता है। उसका बड़ा सा घर है, घर के भीतर ही मदरसा है, मस्जिद है और वहां से तकरीरें करता है। वो आपके देश में, आपके शहर के भीतर रहता है और पाकिस्तान कहता है कि हमने उसको 74 साल की सजा दे रखी है अलग अलग गुनाहों के लिए। कभी पूछा संयुक्त राष्ट्र ने किस तरह की सजा है ये, कि वो लाहौर में अपने मोहल्ले में, अपने घर के भीतर पूरे पाकिस्तान में अपना हुक्म चलाता है, रहता वहां है, और आप कहते हैं कि हमने जेल दे दिया उसको। तो भारत क्यों नहीं निपटने के लिए अपने से कोशिश करेगा? एक मजबूत देश, ताकतवर देश जो बार बार कहता रहा है कि गोली और बोली साथ नहीं चल सकते हैं, जहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पानी और खून साथ नहीं चल सकते हैं, हम तुम्हारे लिए 3 नदियों के पानी लगातार देते रहें और तुम हमारे लोगों का खून बहाते रहोगे, कहां से चलता है ये? नहीं चलता है। सिंधु का पानी रोका, झेलम का पानी रोका, चिनाब का पानी भी रोक रहे हैं। इन नदियों का पानी हिंदुस्तान रोकेगा, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाता है। दुनिया पाकिस्तान के लिए अगर कहती भी है कि हिंदुस्तान पानी छोड़ दे, तो हिंदुस्तान को क्यों छोड़ना चाहिए? और यही नहीं है, हिंदुस्तान के जितने दुश्मन हैं, अभी मैंने कहा था कि हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, ये हाफिज सईद का बहनोई जो कि लश्कर तैयबा का सेकंड कमान हुआ करता था। हिंदुस्तान के खिलाफ जितने भी आतंकवादी साजिशें हुई और आतंकवादी हमले हुए, उनमें वो शामिल रहा। उसको जब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए हिंदुस्तान ने लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया, तो चीन वीटो करता रहा। आखिरकार 2023 में भारत और अमेरिका की कोशिशों के बाद चीन ने अपने पांव पीछे खींचे और वो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हुआ, मर गया, हार्ट अटैक आया, मर गया। लेकिन लंबे समय तक चीन ने उसको अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित होने से रोक दिया था और 2023 में वो टेररिस्ट घोषित हुआ, 2024 में मर गया। मौलाना मसूद अजहर दैश का सरगना है। 20 साल तक वो बाहर नहीं आया और 20 साल बाद अब वो सामने आ गया, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। आपको याद होगा कि 2004 में जब तब के पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के ऊपर हमला हुआ था, तो कहा गया था कि दैश ने करवाया है। उसके बाद से मसूद अजहर गायब हो गया और अब ये सामने आया है। 2022 में बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मसूद अजहर भाग गया है, अफगानिस्तान चला गया है, लेकिन वो झूठ था। उस देश का मंत्री कहता है कि मेरे यहाँ जो आतंकवादी था वो मेरे यहाँ नहीं है, वो अफगानिस्तान में भाग गया है, सिर्फ इसलिए कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था। उसको दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूशन से कर्ज नहीं मिल रहे थे जो देश दे सकते थे, उनके सामने भी अड़चन थी कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में यह देश आप नहीं दे सकते हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए अपना कटोरा दुनिया के संस्थाओं और देशों के सामने वो पसार सके, उसको पैसे मिल सके, इसके लिए झूठ बोला। ना तो मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान से गया, ना हाफिज सईद पाकिस्तान से गया, ना अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान से गया। जैसे उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में, मसूद अजहर पाकिस्तान में, मक्की पाकिस्तान में, हाफिज सईद पाकिस्तान में, इन सब के बारे में पाकिस्तान की सरकार से पूछने के लिए आपको समय नहीं मिला। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी में है और वो कह रहा है कि तुमको सबक सिखा के रहेंगे, तो आप अचानक से ज्ञान प्राप्ति के मूड में आ गए हैं। नींद खुली है, आपको परम ज्ञान प्राप्त हो गया है गुटेरेस साहब, और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरकारों को संयम से काम लेना चाहिए, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए दोनों देशों को कोशिश करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ये ऐसे ही पैदा हो गए हैं? पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार, इन तीनों का सरमाया, इन तीनों का वरदहस्त रहता है। वहां के आतंकवादी संगठनों पर वो पैदा ही किए गए हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। वो नॉन स्टेट एक्टर्स कहे जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। अलग तरह की फौज पाकिस्तान ने खड़ा करके रखी है हिंदुस्तान के लिए। अगर उस फौज को, उन आतंकवादियों को
उनके सरगनाओं को, उनको पनाह देने वालों को, उनके मास्टरमाइंड को हिंदुस्तान खत्म करना चाहता है। और अब वो उस तैयारी तेवर में है, तो आपकी नींद उड़ी है। आप नींद से जगे नहीं है, आपकी नींद उड़ी है। और यूनाइटेड नेशंस दिखाने के दांत हैं, वो नहीं चलता है। वो एक कविता है दिनकर की कि जो विषहीन है उस पर लोग तरस खाते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो ज़हीन होना, समझदार होना, सभ्य होना अच्छा है, लेकिन इतना भी सभ्य नहीं होना चाहिए कि आपकी सभ्यता, आपका शिष्टाचार कायरता और बुजदिली में तब्दील होता हुआ सा दिखे। पाकिस्तान की नींद हराम है और वहां अचानक से तमाम विमान जो हैं वो हवाओं में कलाबाजियां करने लगे हैं। उनकी फौजें इधर से उधर तैनात होने लगी हैं। उनकी सरकारों की तरफ से कहा जाने लगा है कि हिंदुस्तान एलओसी पर कभी भी हमला कर सकता है। आधी रात में सूचना प्रसारण मंत्री आ जाता है कि हिंदुस्तान कभी भी हमला कर सकता है। नींद हराम है आपकी, पसीने से तरबतर हैं, तो आप उसके लायक हैं। बार बार कहने के बाद भी अगर तुम नहीं चेतते हो, तो इसराइल और रूस, बहुत तरह की गलतियां उनके साथ हो सकती हैं। बहुत तरह के मानवाधिकार हनन उन्होंने किए हैं, लेकिन अपने देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए खड़ा होकर के दुनिया से लोहा लेना और अपने दुश्मन को नाको चबे चबाना, अगर ये सबक लेना है तो इन देशों से लिया जा सकता है। उस रास्ते पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा, वहां की सरकार नहीं चलेगी। पाकिस्तान के अवाम से हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादियों से है, आतंकवादियों को पालने पोसने वालों से है, और उनका खात्मा होगा। उस खात्मे की राह में अगर कोई भी आता है तो फिर वो भी जान से जाएगा, ये भारत कहता है। और कल से जब सिविलियंस की ड्रिलिंग, मॉक ड्रिलिंग शुरू होगी, तो उसके बाद से एक काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान पर हमला करो। संयुक्त राष्ट्र अपनी चिट्ठी पत्री, अपना सलीका, अपनी सलाह मशविरा अपने पास रखें। उसकी जरूरत आज की तारीख में हिंदुस्तान को नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है। नमस्कार।